मेरिया आधे घंटे से हार्डविक की प्रतीक्षा कर रही थी। हार्डविक पूरे पौने घंटे लेट आया। मेरिया ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? ये सवाल करना जरूरी था क्या? हार्डविक धृष्टता से बोला। मेरिया मौन हो गई। हार्डविक उसके सामने बैठ गया। मेरिया ने बैरे को बुलाकर कॉफी लाने को कहा। कहो, क्या बात है? मेरिया ने पूछा। पहले कॉफी आने दो, वो बोला। बैरा जब कॉफी रख गया तो हार्डविक ने अपनी कथा का शुभारंभ किया। सारी बातों को सुनकर मेरिया ने ताज्जुब से कहा, कमाल है, यानी उसे किसी बात में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। हाँ, हार्डविक ने गर्दन हिलाई। मैंने उसे कुछ रुपए दिए थे कि बाजार से अपने लिए कुछ सामान वगैरह खरीद लाए जो उसके काम आने वाला हो, मगर वो लेकर आई फिल्मी मैगजीनें, अश्लील साहित्य और ताश के पत्ते, जिनसे वो अकेली बैठी खेलती रहती है। टेनिस, गोल्फ, घुड़सवारी उसे कतई पसंद नहीं है। बहुत सी लड़कियों को ये सब खेल खेलने की आदत नहीं होती। फिर वो बचपन से ही माँ बाप से दूर हॉस्टल में रही है, इसलिए माँ बाप से कुछ चेंज तो वो होगी ही। खुद सोचो, हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को घुड़सवारी करना कहाँ मिलता है। अब अगर वो कमरे में बंद रहकर अपनी साथी लड़कियों के साथ ताश ना खेले, सिगरेट ना पिए या फिर अश्लील हरकतें ना करे तो क्या करेगी भला? बोलो। हार्डविक कभी हॉस्टल में नहीं रहा था, इसीलिए उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, मगर मैं एक और बात से भी परेशान हूँ। मेरिया ने पर्स से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाई। उसने पूछा, वो भी कह डालो। मैसनर कल से अब तक उससे कई बार मिलने आ चुका है। वो भी उसे कई बार फोन कर चुकी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैसनर ही उसका बाप हो। समझ में नहीं आता उन दोनों का आपस में क्या संबंध है। मैं नहीं चाहता कि वो मैसनर से मिले। उसे रोकना पड़ेगा। कैसे? मैं उन दोनों से ही कह दूंगा कि वो आपस में ना मिला करे, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। मेरिया मुस्कुराई। डियर हार्डविक, तुम्हारी बात में वजन नहीं है। हो सकता है सोलिटेरा केवल समय बिताने के लिए ऐसा करती हो, और एक बार के बैरे के पास बिताने के लिए कितना समय होता है? हार्डविक ने कहा। मेरिया चौंकी। वो तुरंत बात को बदलती हुई बोली, अगर तुम चाहते हो कि सोलिटेरा का ध्यान इस तरफ से हट जाए तो तुम उसे कोई काम दिलवा दो। वो पढ़ी लिखी है, कोई भी नौकरी कर सकती है। मेरे पास बहुत दौलत है। मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़की नौकरी करे। मैं अपने को किस तरह माफ कर पाऊंगा? अगर नहीं चाहते हो तो जो वो कर रही है उसे करने दो। मेरिया ने नाक मुंह सिकोड़ कर कहा। मैं अब भी कहती हूँ, उसे नौकरी दिलाओ। अपने से दूर नहीं करना चाहते हो तो बैंक में ही नौकरी दिला दो। इस तरह तुम उस पर नजर भी रख सकोगे। मैं सोचूंगा, हार्डविक ने कहा। कॉफी ठंडी हो चुकी है। आज की कॉफी हमारे नसीब में नहीं थी। मैं चलती हूँ। ये कहकर मेरिया उठ खड़ी हो गई। अगला दृश्य। एक कार बड़ी तेजी से कंपाउंड से बाहर निकली और सड़क पर पहुंचकर आंधी तूफान की तरह दौड़ने लगी। टेरेस पर खड़ा हार्डविक कार को दूर जाती देख रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध के लक्षण थे। दरअसल उस कार में जाने वाली जूडिस उर्फ सेलिटोरा थी। वो सीधी मैसनर के पास पहुंची। मैसनर अपनी ड्यूटी ऑफ करके आकर बैठा ही था। मैसनर उसे देखकर प्रसन्न हुआ। बोला, आओ बैठो। कोई नई ताज़ी खबर? हार्डविक चाहता है कि मैं टाइम पास करने के लिए बैंक में नौकरी कर लूं। मैं उसकी बात पर राजी हो गई। कल से मैं जाना भी शुरू कर दूंगी। रियली? वो हर्षित स्वर में बोला। मैं जानता हूं तुम होशियार लड़की हो। तुम्हारी कोई चाल बेकार जाने वाली नहीं है। लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ? मेरिया की वजह से। वो कौन है? हार्डविक की प्रेमिका है। बुढ़ापे में इश्क का भूत सवार हुआ है। वो जोर जोर से हंसने लगी। ओह माय डार्लिंग, यू आर अ गुड गर्ल। मैसनर ने उसे बाहों में ले लिया और उसके होठों को चूम लिया। उसी समय चिकनी मछली की तरह वो उसकी बाहों से निकल गई और उसे एक जोर का धक्का दिया। वो फर्श पर जा पड़ा। एक बात याद रखना, वो भूखी शेरनी की भांति गुर्राई। ये हरकतें मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए। अगर तुम औरतों के शरीर के इतने ही भूखे हो तो वेश्याओं के अड्डे पर जाना शुरू कर दो या शादी कर लो। क्या तुम अपने को सती सावित्री समझती हो? मैं अपने को कुछ भी समझूं, मगर मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं। मेरी इच्छा के बिना मेरे शरीर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वो गुस्से से कहती रही। अब अगर कोई मतलब की बात करनी हो तो करो, वरना मैं चलती हूँ। मैसनर उठकर सामने सोफे पर बैठ गया। जेब मिटाने के लिए उसने एक सिगरेट सुलगाई और लंबे लंबे कश खींचने लगा। तुम्हें कौन से बैंक में रखा जाएगा? उसने पूछा। निश्चय ही नेशनल बैंक में। तुम कुछ ऐसा प्रयत्न करना कि वो तुम्हें अकाउंट्स विभाग में लगाए। ऐसा क्यों? वहां लोगों की पर्सनल अलमारियां रखी रहती हैं। दूर शहरों आदि के बड़े बड़े व्यापारी जब यहाँ छुट्टियां बिताने आते हैं तो वे अलमारियों को किराए पर ले लेते हैं और अपनी लाई हुई दौलत को उसमें रख देते हैं। जो दौलत खर्च करने के बाद भी बची रहती है उसे वे अगले सीजन के लिए उसी में छोड़ जाते हैं। उसमें रखी दौलत का हिसाब किताब व्यापारियों के पास ही होता है, बैंक वालों के पास नहीं होता। उन्हें तो अपनी अलमारियों का किराया लेना होता है। हमें उन अलमारियों में रखी दौलत को हथियाना है। मगर सबसे पहले हमें वो जगह जाननी होगी जहां वो अलमारियां रखी हैं
और वहां पहरे का क्या इंतजाम रहता है। उसने आगे कहा, तुम्हें हर कदम सोच समझ कर उठाना है। हार्डविक के घर में रहकर भी कोई गलती मत करना। तुम्हारी जरा सी हरकत तुम्हें बैंक से निकलवा सकती है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सोलिटोरा समझकर नौकरी दी है। तुम्हें हर हालत में सोलिटोरा ही बने रहना है। और कोई बात? उठती हुई वो बोली, नहीं, अब तुम जा सकती हो। मैसनर ने हाथ उठाकर कहा। जुडिश उर्फ सोलिटोरा उसे घूरती हुई बाहर चली गई। उसने पीछे से इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि उसके पट 2 मिनट तक हिलते ही रहे। अगला दृश्य, तूफान की तरह गरजती हुई ज्यूडिश की कार एक होटल के पोर्च में पहुंचकर रुक गई। वो कार में से निकली। हाथ में पर्स हिलाती हुई वो आगे बढ़ी। उसे दूर से देखकर दरबार ने उसका अभिवादन किया और कांच का दरवाजा खोल दिया। ज्यूडिश बिजली की तरह हॉल में चली गई। हॉल तेज रोशनियों से चमचमा रहा था। अधिकतर टेबलें भरी हुई थी। एक हेड वेटर उसके समीप आया और उसने उसे एक कोने वाली खाली टेबल पर पहुंचाया। वो बैठ गई। टेबल वेटर आया। उसने एक डबल पैक शैंपेन का ऑर्डर दिया। फिर पर्स में से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा ली। होटल का यह हाल बहुत ही खूबसूरत था। वो एक बार न्यूयॉर्क गई थी। वहां उसने इस तरह के होटल देखे थे। एक तरफ बार काउंटर था तो दूसरी तरफ रिसेप्शन काउंटर, और तीसरी और चौथी तरफ पूरे में एक स्टेज था जिस पर ऑर्केस्ट्रा और गायन का कार्यक्रम किया जाता है। फ्लोर पर ठीक बीच में और बहुत पीछे ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। उसकी मधुर धुनें हॉल के मध्य तैर सी रही थी। जैसे ही वेटर शैंपेन का पैग रखकर गया, हॉल की रोशनियां मध्यम होने लगी। दूसरे क्षण फ्लोर पर एक अमेरिकन डांसर दिखाई दी और ऑर्केस्ट्रा में बेहद तेजी आ गई। हॉल में बैठे हर एक व्यक्ति की निगाह डांसर पर जाकर अटक गई। ज्यूडिश ने गिलास उठाकर एक घूंट भरा और डांसर औरत को देखने लगी। डांसर औरत एक गाउन पहने थी, जीने कपड़े का। अचानक उसने अपनी पतली कमर हिलाई। कूल्हे कांप उठे और नितंब हिलने लगे। सीने में कंपन भर गया, जिससे उसकी छातियां थिरक उठी। वह एक इंग्लिश डांस पेश कर रही थी। उसका हर एक अंदाज निराला था। लोग अपनी जगहों पर इस तरह बैठे थे जैसे किसी जादूगरनी ने उन्हें अपने सम्मोहन से प्रभावित कर लिया हो। डांसर फ्लोर से उतरी। उसने हाथ पीठ पर ले जाकर गाउन की चैन खोली और उस लबादे को उतार दिया। अब उसके शरीर पर केवल अंडरवियर और ब्रेजरी मात्र थी। उसकी ब्रेजरी में से उसकी छातियां निकल पड़ने को आतुर थी। उसके बदन में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली उसकी छातियां और आंखें ही थीं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बेहद नशीली थी। किसी ने ठीक ही कहा था कि औरतों में और डांसरों में कुछ फर्क तो होता ही है। डांसर ने अपने बालों को झटककर अपने चेहरे को सुनहरे बालों में छिपा लिया। उसका सुंदर चेहरा बालों में छिप गया। अचानक वो एक टेबल के पास रुकी। फिर झटके से बालों को कंधे पर गिराकर वो एक आदमी की जांघों पर बैठ गई। वो आदमी उसकी जांघों पर हाथ फिराने लगा। उसने उसकी ब्रेजरी का हुक खोल दिया। डांसर ने दोनों हाथ अपनी छातियों पर रखे और उसकी गोद में से उठकर फ्लोर पर पहुंच गई। ब्रेजरी को उसने दोनों हाथों से छातियों पर पकड़ा हुआ था। उसके दोनों सिपर उसके हिलने से इधर उधर झूल रहे थे। नीचे केवल अंडरवियर था, जिसकी इलास्टिक ने उसके भारी कूलों को अपनी पकड़ में ले रखा था। अचानक उसने अपने हाथ हटाए। ब्रेजरी नीचे गिर गई। उसने बालों का झटका दिया। वो उसकी छातियों पर आ गए। उसके डांस करने में ऐसा अनोखापन था कि वो चाहे किधर को हिलती, उसके बाल उसकी छातियों को ढांपे रहते थे। लोग उत्सुकता से देखते रहे, मगर ना बाल हटे, ना छातियां नग्न हुई, और डांस का पहला दौर खत्म हो गया। तालियां बजने लगी। हॉल फिर से पूरी तरह से जगमगा उठा। कुछ जोड़े जमकर फ्लोर पर डांस करने लगे। धीमा धीमा ऑर्केस्ट्रा बजता रहा। ज्यूडिश ने अपनी शैंपेन खत्म की। उसी समय एक आवाज आई, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं, ज्यूडिश ने बिना देखे कहा, मगर वो आदमी सीट खींचकर बैठ गया। ज्यूडिश ने उसे कुछ गुस्से के साथ देखा और देखती रह गई। दूसरे पल वो खुशी से चिल्लाई, अरे मैकपोलन, तुम? यस माई स्वीटी, मैकपोलन बोला। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तुम्हें खोजता हुआ, उसने कहा। और सुनाओ डियर ज्यूडिश, क्या हाल है तुम्हारे? खामोश रहो, वो फुसफुसाई। मैं ज्यूडिश नहीं हूँ, सोलिटोरा हूँ। कमाल है, ये नाम किस लिए बदला है तुमने? इस बारे में मैं यहाँ कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों? तुम चुप भी रहोगे मैकपोलन या नहीं? तुम तो एकदम बदली सी नजर आ रही हो। तुम्हारे कपड़े वगैरह तो बदल ही गए हैं, तुम्हारी बातें भी अजीब लग रही हैं। मैकपोलन से रहा नहीं गया। अच्छा चलो उठ जाओ अब। ज्यूडिश पर्स हाथ में लेकर उठी और उसने इशारे से बेरे को बुलाया। शैंपेन का बिल अदा किया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। मैकपोलन लपकता सा उसके साथ चलने की कोशिश करता रहा। वो बाहर निकल गई, अपनी कार के समीप पहुंची और दरवाजा खोलकर भीतर बैठ गई। उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर कहा, चुपचाप भीतर आकर बैठ जाओ। वो कार में बैठता हुआ भिन्नाया, तुम्हारी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।
जूडिश कार चलाते हुए हंस पड़ी। जब मर्द चिल्लाते हैं या भिन्नाते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। मैकपोलन ने उसकी गोद में से पर्स उठाया और उसे खोलकर उसमें से सिगरेट का पैकेट निकाला। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और उसके किसी भी एक्शन पर जूडिश ने कोई एतराज नहीं किया, यहां तक कि उसने जूडिश के गालों तक को चूम लिया। फिर उसने अपना दायां हाथ उसके कंधे पर रखा और उससे चुगलबाजी करने लगा, लेकिन जूडिश ने उसे किसी काम से नहीं रोका और शांत बनी वो कार चलाती रही। हम जा कहाँ रहे हैं डार्लिंग? मैकपोलन ने पूछा। उसी वक्त उसने एक बड़ी और ऊंची बिल्डिंग में कार का स्टीयरिंग घुमा दिया। उसने 20वीं मंजिल पर एक सिनेमा हॉल की छत पर बने पार्किंग में अपनी कार ले जाकर रोक दी। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला और लोहे के रेलिंग के पास आकर 20 मंजिल ऊपर से बहुत दूर समुद्र की उछलती हुई लहरों को देखने लगी। मैकपोलन भी उसके पास आ गया। अब बताओगी कि तुम क्या काम कर रही हो? उसने पूछा। मैकपोलन, बहुत शीघ्र मेरे पास इतनी दौलत आने वाली है कि मैं अमीर हो जाऊंगी। फिर हम दोनों शादी करके कैलिफोर्निया चले जाएंगे। तुम्हारे पास दौलत कहां से आने वाली है? मुझे नहीं बताओगी? बताऊंगी, मगर वक्त आने पर। तुम इतना याद रखना कि मेरा नाम सोलिटोरा है और मैं नेशनल बैंक के डायरेक्टर हार्डविक की लड़की हूँ। ओह, और तुम मुझसे बीच रास्तों पर मिलने की कोशिश भी मत करना। क्यों? इसमें खतरा है। अच्छा ये बताओ, बॉलीवुड में जब तुम एल्विस नाम के एक आदमी के साथ कमरे में बंद रही थी तो अचानक कहाँ गायब हो गई थी? जानती हो, एल्विस को मैं मारने गया था, मगर वो मुझसे ज्यादा चालाक निकला और मुझे वहां से जान बचाकर भागना पड़ा था। तुम गधे हो, वो गुर्राई। मैं बॉलीवुड कभी गई ही नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था। याद रखो, मैं किसी गैर मर्द का परछावा भी तुम पर पड़ने नहीं देना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर मैं जानती हूँ, मगर बॉलीवुड में तुमने जिस लड़की को देखा वो मैं नहीं बल्कि लीला थी। जूडिश ने साफ झूठ कहा। हालांकि एल्विस मार्कर से वही मिली थी। होटल के एकांत कमरे में उन दोनों ने सहवास भी किया था। उसने अपना नाम उसे लीला टॉमस बताया था, जबकि लीला टॉमस उसकी बहन का नाम था। ये नाम उसके मुंह से झटके में निकल गया था। वहां उसे ये एहसास हो गया था कि मैकपोलन ने उसे देख लिया है। ये जानकर वो चुपचाप उसके कमरे से खिसक ली थी और उसने बॉलीवुड छोड़ दिया था। मैकपोलन 2 दिन तक बॉलीवुड में उसे खोजता फिरा था। लिजा बार में लीला टॉमस की लाश को देखकर एल्विस मार्कर इसलिए सोच में पड़ गया था कि उसने बॉलीवुड में एक होटल में जिस लड़की के साथ रात बिताई थी वह एक जवान और कम उम्र की लड़की लगती थी, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा थी। फिर उसने ये सोचा कि लड़कियों की उम्र के बारे में अक्सर लोग धोखे में पड़ जाते हैं। अब असलियत तो जूडिश मैकपोलन को भी नहीं बता सकती थी, इसीलिए उसने साफ कह दिया कि उस दिन होटल के कमरे में एल्विस के बिस्तर को वो नहीं बल्कि उसकी बहन लीला गर्म कर रही होगी, जो इत्तेफाक से अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैकपोलन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ था। फिर भी उसने इस मामले में ज्यादा बहस नहीं की। उसे डर था कि कहीं जूडिश भड़क ना जाए। मैं अब चलूंगी, मेरा बाप मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम मुझे नीचे छोड़ देना। आओ बैठो। दोनों कार में सवार होकर चल दिए। 20 मंजिल नीचे पहुंचकर बिल्डिंग से बाहर उसने कार रोकी। नीचे उतर जाओ, वो बोली। मैं तुम्हारा एक चुम्बन लेना चाहता हूँ। जो भी लेना चाहते हो जल्दी से ले लो, पर कार से बाहर हो जाओ। किसी ने देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, जूडिश बोली। मैकपोलन ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और उसके होठों पर एक चुम्बन जड़ दिया। राह चलते कितने ही लोगों ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिए। मैकपोलन नीचे उतरता हुआ बोला, तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। जूडिश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कार आगे बढ़ा दी। मैकपोलन उसे जाता देखता रहा। अगला दृश्य। जूडिश ख्वाबों की दुनिया में कोई कार चलाती रही, जबकि उसकी कार के आगे बढ़ते ही मैकपोलन ने उस खाली जाती टैक्सी को हाथ से संकेत देकर रोका और उसमें बैठकर वो जूडिश की कार का पीछा करने लगा। इस तरह वो हार्डवी के मकान तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उधर दूसरी तरफ जूडिश ने पोर्च में ले जाकर गाड़ी रोकी। उसे कोई रोकने टोकने वाला तो था नहीं। वो सीधे अपने कमरे में पहुंचे। अपने हाथ का बैग उसने एक तरफ पटका और बाथरूम में घुस गई। उसने दरवाजा बंद किया, अंगड़ाइयां लेकर शरीर के जोड़ जोड़ को चटकाया और शीशे में अपने आप को देखने लगी। उसे इस बात का एहसास था कि वो बहुत खूबसूरत है। उत्तेजक मादक अंग, कसी हुई छातियां, सुंदर कटाव और खूबसूरत घुमाव। इस वक्त उसके शरीर पर पैंट और कमीज थी। उसने पैंट की बेल्ट खोली। ढीली होकर पैंट उसकी भारी भारी रानों से फिसलकर पैरों में आ गई। उसने पैरों में से पैंट निकाली और कमीज के बटन खोलने लगी। एक क्षण बाद कमीज भी अलग होकर गिर पड़ी। अब उसके शरीर पर 2 कपड़े बचे थे। जूडिश क्षण भर तक दोनों कूलों पर हाथ रखे अपने को शीशे में निहारती रही। फिर उसने बाकी दोनों कपड़ों को शरीर से अलग कर दिया और बिल्कुल नग्न हो गई। फिर वो शीशे के सामने से हट गई और बाथरूम में जाकर लेट गई। उसने नहाने में आधा घंटा लगा दिया। उसके बाद उसने तौलिए से शरीर पोंछा और हेड रिपर से एक झीने कपड़े का रेशमी गाउन पहनकर बाहर आई। इसी वक्त कमरे की बेल बजी।
जूडिश ने दरवाजा खोला। सामने हार्डविक का पुराना नौकर खड़ा था। नौकर ने जैसे ही जूडिश को देखा, उसकी नजरें खुद ब खुद झुक गई। वो जूडिश के बेहद जवान शरीर को देखने की ताव न ला सका। वैसे भी गाउन में उसका अंग अंग दृष्टिगोचर हो रहा था। क्या बात है? जूडिश ने पूछा। खाना लगा दूं? पापा कहाँ हैं? वो अभी क्लब से नहीं लौटे। देखो, अभी मुझे भूख नहीं है। जब मुझे भूख होगी मैं तुम्हें बोल दूंगी। और एक बात याद रखना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जी। वो उल्टे पैरों घूम गया। जूडिश ने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में नीला प्रकाश फैला हुआ था। लुभाने वाली निस्तब्धता वहां पर छाई हुई थी। तभी वो बुरी तरह से चौंक पड़ी। क्षण भर के लिए उसका शरीर कांप गया। कोई खिड़कियों के शीशों पर चोट कर रहा था। धड़कते दिल के साथ वो खिड़की के पास पहुंची। उसने शीशे के पार देखा। अगले पल वो हैरान हो उठी। मैकपोलन इतनी जल्दी वहां पहुंच जाएगा, ये उसे उम्मीद नहीं थी। उसे देखकर ना तो जूडिश को खुशी हुई और ना ही रंज। वो उसे खिड़की खोलने का इशारा कर रहा था। उसने फौरन सिटकनी गिराकर खिड़की खोल दी। मैकपोलन पलक झपकते ही अंदर आ गया। उसने पलट कर खिड़की बंद कर दी। अभी तो तुमसे अलग हुए मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ है, जूडिश बोली। जानता हूं। क्या जानते हो? यही कि जब मैं तुम्हारी हल्की सी झलक भी पा लेता हूं तो तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, समझी? यहाँ आना खतरनाक साबित हो सकता है। मेरा आना ना? हाँ। तो मैं तुम्हारी खातिर हर बड़े खतरे से टकरा सकता हूँ। और जब तक मेरी जान में जान है, खतरा तुम्हारे पास भी नहीं फटकने दूंगा। बस मैक की इन्हीं बातों पर जूडिश को प्यार आता था। सच तो ये था कि शरीर तो वो अब तक ना जाने कितने ही गैर मर्दों को सौंप चुकी थी, लेकिन मोहब्बत मैक के अलावा उसने आज तक किसी से नहीं की थी। वो मैक को बहुत चाहती थी। वो उसे देखकर आत्मविभोर हो उठी थी। बोलो जूडी डार्लिंग, वो बोला। क्या मेरा यहाँ आना तुम्हें अब बुरा लगा है? नहीं। तो फिर ये दूरी क्यों? बस आ गए ना मतलब की बात पर, वो बोली। मैक हंसने लगा। जूडिश ने खुश होकर उसको चूम लिया और मैक ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसने जूडिश को अपने समीप कर लिया। इतना समीप कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। दोबारा से उनके होंठ आगे बढ़े, एक मधुर मिलन के लिए। दोनों के होंठ मिले। एक लंबे चुम्बन के बाद मैक टोलन ने जूडिश को गोद में उठाया और बेड पे ले जाके लिटा दिया और दोनों हाथों में उसके चेहरे को लेकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। 2 मिनट बीत गए। जूडिश को अपनी सांस घुटती हुई महसूस होने लगी। बड़ी मुश्किल से जूडिश ने अपने चेहरे को आजाद किया और बड़बड़ाई। क्या आज मार डालने का विचार करके आए हो? इतनी आफत तो मत उतारो। डियर जूडिश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज मुझे अपने दिल की हसरत पूरी करने दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर उसने एक लता बेल की तरह उसे अपने से लिपटा लिया। जूडिश भला क्या एतराज करती? मैक पोलन के लिए तो वो अपनी जान भी दे सकती थी। मैक ने उसके बदन से गाउन उतार फेंका। जूडिश पहले से जानती थी यही होगा। क्षण भर तक वो जूडिश को नीली रोशनी में देखता रहा, मासल पिंडलियों और भरी हुई जांघों को देखता रहा। फिर उसके बदन पर ऐसे हाथ फिराने लगा जैसे तेल की मालिश कर रहा हो। उत्तेजित होते समय हर एक स्त्री का शरीर गर्म हो जाता है। ऐसे ही जूडिश के बदन से भी ज्वाला फूट पड़ने लगी। उत्तेजना से उसका शरीर फटने लगा। मैक की तरह वो भी उससे लिपटने लगी। उसके कंधों पर दांत और नाखूनों से प्रहार करने लगी। मैक उसकी दोनों छातियों और पीठ को सहला रहा था, हाथ फिरा रहा था और वो उससे लिपट लिपट जा रही थी। उसके अंदर की भावनाएं आज पूरी शक्ति के साथ भड़क रही थी। उसकी सांसों में तेजी थी। वो उसके सामने अपने शरीर का आत्मसमर्पण तक कर देने को उतावली हो गई थी, जबकि मैक को भी अपना शरीर जलता हुआ अनुभव हो रहा था। बदन मानो लोहार की भट्टी की तरह सुलगने लगा था। कनपटियां चटकती सी प्रतीत हो रही थी और शरीर से फूटकर लावा बहने को तैयार था। वासनामयी भावनाएं भड़क रही थी। जज्बात बेकाबू हो रहे थे। दो शरीर एक दूसरे से मिल जाने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो रहे थे। एकाएक मैक पोलन ने ऐसी हरकत की कि जूडिश शर्म से लाल हो गई। उसे रोशनी बुरी लगने लगी। तब कमरे की छोटी नीली लाइट भी बुझा दी गई। दोनों के शरीर भारी उत्तेजना के साथ मिले और कभी धीरे से, कभी तेजी से एक दूसरे में समाने लगे। सांसों के उतार चढ़ाव की ध्वनियां तेजी से सुनाई देने लगी। मस्ती के सागर में जैसे वे दोनों उतर रहे थे। ये आनंद प्राप्ति की सीमा थी। स्त्री पुरुष का वो खेल जो उस समय से जारी था जब से उनका निर्माण हुआ था और चलती दुनिया के साथ ये जारी रहेगा। प्यासे को प्यास बुझाने का साधन चाहिए और साधन के मिल जाने पर प्यासा अपनी तृप्ति कर रहा था। तूफान अपने पूरे यौवन पर था। यौवन का ये तूफान किसी भी रुकावट को सहन नहीं करता। इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। मंजिल जिसे पाने की तमन्ना इंसान के भीतर से कभी खत्म नहीं होती है। वहां उखड़ी उखड़ी सांसों की आवाज फैल रही थी। लगता था तूफान का ज्वर उतर रहा था।
अंधेरे कमरे में केवल सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, उखड़ी हुई सांसों की आवाज। अगला दृश्य। हार्डविक कितने ही दिनों से अपने मित्र मेरिया से नहीं मिल सका था। छुट्टी वाले दिन वो मेरिया के घर जा पहुंचा। मेरिया ने उसका स्वागत किया। आज कितने दिनों बाद नजर आई हो हार्डविक? मेरिया ने पूछा। मैंने कई बार फोन मिलाया था। मैं टाइम पास करने के लिए रोज शाम को क्लब जाने लगा हूँ, और मैंने इसीलिए क्लब जाना छोड़ दिया कि तुम नहीं जाते थे। डोंट वेरी डार्लिंग, आप दोनों साथ साथ चला करेंगे। रियली? मेरिया ने उसके गले में बाहें डालकर उसे चूम लिया। हार्डविक ने उसकी कमर पर हाथ बांधते हुए कहा, मेरिया, माय स्वीट हार्ट, समझ नहीं आता कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। तुम तो चुटकियों में मेरी हर उलझन को दूर कर देती हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी पे यकीन नहीं कर सकता। मेरिया मुस्कुराई। चलो, तुमने इस काबिल तो समझा। आओ, बैठ जाओ, उसने कहा और हाथ पकड़कर हार्डविक को सोफे पर बिठा दिया। उसने फ्रिज खोला, उसमें से बहुत सारा खाने का सामान निकालकर प्लेटें उसके सामने टेबल पर सजा दी। फिर जैसे ही उसने विस्की की बोतल निकाली, हार्डविक बोला, उसे रहने दो। पियोगे नहीं? सिर्फ कॉफी पिला दो, अगर बना सको तो। हार्डविक, तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मेरी फिदा है। तुम्हारे लिए तो मैं खानसामा तक की नौकरी करने को तैयार हूँ। ये कहकर उसने हार्डविक को देखते हुए अपनी बाईं आंख दबाई और खिलखिलाती हुई किचन में चली गई। हार्डविक ने कोट की बाहरी ऊपरी जेब से एक तिचना पल्ली सिगार निकाला और उसका एक सिरा दांतों से कुतरने लगा। मेरिया 2 प्यालों में कॉफी बनाकर लाई तो हार्डविक सिगार सुलगा चुका था। दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। मेरिया ने पूछा, क्यों डियर हार्डविक, अब सोलिटोरा की तरफ से तो तुम्हें कोई खास उलझन नहीं रही है? नहीं, तुम्हारी बात सही बैठी। जब से वो बैंक में लगी है उसमें चेंज हो रहा है, मगर अब वो कम बोलने लगी है। हो सकता है दिन भर काम करके थक जाती हो। ये बात नहीं है, बात करने में वो सकुचाती है। होटलों क्लबों में वो अकेली जाती है। अगर मैं साथ में जाने को कहूँ तो साफ कन्नी काट जाती है। उसने हार्डविक के हाथ को पकड़कर उस पर एक चुंबन अंकित किया। जवान बेटियां अपने बाप के साथ घूमने आदि में यदि सकुचाएं तो ये कोई गलत बात नहीं। लड़की की समझदारी है, और फिर हर एक लड़की मेरिया जैसी तो नहीं होती है। तुम्हारी बात ठीक है, फिर भी मैं चाहता हूँ वो अपनी उम्र के सगे संबंधियों से मित्रता करे। घर में तो मैं अकेला रहता हूँ, मुझसे वो बात भी करे तो क्या। इसीलिए मैंने उसे बैंक की लाइब्रेरी, कैंटीन वगैरह का सदस्य बनवा दिया है। सोलिटोरा खूबसूरत है। दोस्ती हुई उसकी किसी से? मुझे उसकी कोई खबर नहीं। बहरहाल, मैंने उसे बैंक में भी किसी से बातें करते नहीं देखा। ना ही वो किसी को अभी तक घर लेकर आई है। काम में कैसी चल रही है? फाइन। हर किसी ने उसकी तारीफ की है। ये खुशी की बात है। कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो जिस काम में दिलचस्पी लेती है उसमें पूरी तरह से डूब जाती है। बैंक के हर एक काम में वो रुचि लेती है। हर वक्त तरह तरह के सवाल करती रहती है, और हर एक सवाल बड़ी समझदारी का होता है। कल रात खाने के वक्त अचानक वो मुझसे कहने लगी, कुछ भी कहो पापा, नेशनल बैंक संसार का सबसे सुरक्षित बैंक तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने उसे बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम समझाया तो उसने खुद ही अपना दावा गलत बता दिया। क्या वो मैसनर से अब भी मिलती है? मेरिया ने पूछा। नहीं, हार्डविक ने जवाब दिया। मेरिया ने अपनी कॉफी खत्म की और प्याला टेबल पर एक तरफ रख दिया। फिर सोफे के पुष्ट से पीठ टिकाई और आंखें मूंद ली। अगला दृश्य। टेलीफोन बूथ नंबर 126 के आगे ले जाकर गिरीश ने अपनी कार रोकी और प्रतीक्षा करने लगी। उसी समय बूथ के पीछे से एक आदमी निकला। उसके शरीर पर ओवरकोट था, कॉलर खड़े थे, आंखों पर एक चश्मा था और सिर पर फेल्ट हैट थी, जो इस कदर माथे पर आगे को झुकी हुई थी कि उससे उस आदमी का आधे से ज्यादा चेहरा छिप गया था। वो आसानी से पहचान में नहीं आ सकता था। वो कार के समीप आया। जुडिश ने दरवाजा खोल दिया। वो अगली सीट पर जुडिश की बगल में आकर बैठ गया। उसने दरवाजा बंद किया और जुडिश ने कार आगे बढ़ा दी। उस आदमी ने हैट ऊंचा किया। वो पहचान में आ गया। वो मैसनर था। जुडिश, मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हो गया था। मैसनर बोला। जुडिश ने पूछा, क्यों? तुमने कोई सूचना ही नहीं दी। जुडिश चुप रही। क्या खबर है? मैंने सब बातें मालूम कर ली हैं। वो बोली। ये देखो। उसने अपनी छातियों के बीच की खाली जगह से एक मोड़ा टुड़ा सा कागज निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। मैसनर ने कागज खोला। 2 मिनट तक वो उन्हें देखता रहा, फिर बोला, गुप्त लोहे की अलमारियां? मैसनर, वो एक गहरी सांस लेकर बोली, बैंक में इस बात का कभी कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि किस अलमारी में कितना धन है, या धन है भी या नहीं। लेकिन जिन व्यापारियों की ये अलमारियां हैं, उनके नाम आदि इसी ओर संकेत करते हैं कि वो टनाटन दौलत से भरी होंगी। मुझे पता लगा है दूसरे शहरों के 5 बड़े व्यापारी वहां आए हुए हैं, जो इसी सप्ताह वापस चले जाएंगे।
इस कागज पर उन 5 अलमारियों के नंबर भी लिखे हैं। वेरी गुड, मैस्नर प्रसन्न हुआ। अब हमें केवल अलमारियों को खोलने की जानकारी चाहिए। मैंने सब जानकारी हासिल कर ली है, वो बोली। मैस्नर ने उत्सुकतावश पूछा, कैसे? मैंने बातों ही बातों में हार्डविक से जानकारी ले ली और मेरी बातों में आकर उसने मुझे सब साफ साफ बता दिया। क्या बताया? पहले मतलब की बात सुनो, ज्यूडिश बोली। रात के वक्त बैंक में घुस पाना कठिन ही नहीं असंभव भी है। वहां 10 सशस्त्र गार्ड तैनात रहते हैं। उन पर शक करना अपने आप पर शक करने के बराबर है। किसी को भी किसी मोल नहीं खरीदा जा सकता। वो तो कंप्यूटर मात्र है। मैस्नर सांस रोके सुनता रहा। ज्यूडिश कहती रही, सारी रात वो खूनी ब्लड हाउंड कुत्तों के साथ पहरा देते रहते हैं। ये ब्लड हाउंड स्पाई डॉग्स हैं। वो अलमारियां बैंक के तहखाने में स्थित वॉल्ट में हैं। वॉल्ट की दीवारें 6 फुट चौड़ी कंक्रीट की हैं और उन पर 3 इंच मोटी फौलाद की चादरें तैनात हैं। शाम को बैंक बंद होने के बाद वॉल्ट में पानी भर दिया जाता है और पानी में एक मगरमच्छ छोड़ दिया जाता है। पहले तो उस पानी तक कोई नहीं पहुंच सकता और जो पहुंचेगा उसे मगरमच्छ नहीं छोड़ेगा। उसे दिन में खिलाया जाता है और रात भर शिकार करने के लिए भूखा रखा जाता है। सुबह एक ऑटोमेटिक नियंत्रण मशीन द्वारा वॉल्ट को पानी से खाली कर दिया जाता है। पानी के साथ ही मगरमच्छ भी उस स्थान को छोड़कर चला जाता है। फिर गर्म हवा फेंककर वॉल्ट को सुखा दिया जाता है। अब तुम मेरी बात समझ गए होगे कि क्यों रात में घुसना खतरनाक है। और दिन में? मैस्नर ने पूछा। दिन में तो और भी कठिन समस्या है, वो बोली। दिन में 12 गार्ड गश्त पर रहते हैं। वॉल्ट के सामने एक ग्रिल है जिस पर ताला लगा रहता है और सामने 2 गनधारी खड़े रहते हैं तथा जगह जगह अलार्म सिस्टम है। एक बुलेट प्रूफ ग्लास टावर में एक अन्य गार्ड बैठा रहता है जो हर भीतर आने वाले को चेक करता रहता है। उस गार्ड के समीप भी नहीं फटका जाता। कोई गड़बड़ दिखाई देने पर एक बटन दबाना होता है और उससे बैंक के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वॉल्ट में पानी भर जाता है और समीप के पुलिस स्टेशन पर अलार्म बजने लगता है। मैस्नर मुस्कुराया। ये बताओ कि वॉल्ट के भीतर कौन जा सकता है? वो लोग जिनका पैसा अलमारियों में होता है। उनके अलावा बैंक की रिसेप्शनिस्ट जो लोगों को उनकी अलमारियों तक पहुंचाती है। तुम रिसेप्शनिस्ट से मिली हो? हाँ। उसको अपने साथ नहीं मिलाया जा सकता। वो कहाँ रहती है? मैं नहीं जानती, मगर कोशिश करके जान सकती हूँ। तुम ये काम करो और फोन पर मुझे सूचित कर देना, मैस्नर ने कहा। ज्यूडिश ने गर्दन हिला दी। अगर मैं एक अलमारी किराए पर लेना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होगा। उस पर अपना नाम, पता और नंबर वगैरह लिखना होगा। अलमारी लेने और खोलने बंद करने की टाइमिंग भरनी होगी कि उसे कब खोला करोगे। फिर तुम्हें एक चाबी मिल जाएगी। उसकी दूसरी चाबी बैंक के पास ही होती है। उन दोनों चाबियों के बिना अलमारी नहीं खोली जा सकती। अगर दोनों चाबियों में से एक चाबी खो जाती है तो फिर अलमारी तोड़नी पड़ेगी। डुप्लीकेट चाबी उपलब्ध नहीं होती। एक क्षण रुककर वो आगे बोली। जो आदमी अलमारी किराए पर लेता है उसे एक कोडवर्ड बताया जाता है। अगर कोडवर्ड सही हो तो वॉल्ट में घुसने की इजाजत दी जाती है, वरना नहीं। जब तुम वॉल्ट में पहुंचोगे तो सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर वही रिसेप्शनिस्ट मिलेगी। तुम उसे अपनी अलमारी का नंबर बताओगे और वो तुम्हें उस अलमारी तक पहुंचा देगी। ज्यूडिश ने अपनी बात समाप्त की। अब तुम्हारा प्लान क्या है? फिर उसने पूछा। मैस्नर उसे अपना प्लान समझाने लगा। उसने पूरा आधा घंटा लगा दिया। ज्यूडिश ने उससे सारी बातें अच्छी तरह से समझ ली। कार की रफ्तार धीमी होने लगी। अगला दृश्य। नेशनल बैंक की रिसेप्शनिस्ट एडल्फी बैंक जाने के लिए अपने फ्लैट से निकली। उसने दरवाजे को ताला लगाया और जीना उतरने के लिए जैसे ही घूमी, उसका पांव फिसल गया। सीढ़ियों पर से लुढ़कती हुई वो नीचे जा गिरी और वो बेहोश हो गई। उसकी टांग और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ये खबर जैसे ही हार्डविक को मिली वो चिंतित हो गया। तब ज्यूडिश उसके सामने पहुंची और बोली, आप परेशान क्यों हैं पापा? सोलिटोरा डियर, उसने एक गहरा निश्वास लेकर कहा। एडोल्फी का एक्सीडेंट हो गया है। ओह रियली सैड पापा। आप उसकी जगह मेरी ड्यूटी लगवा दें। मैं बैंक के हर काम को सीख लेना चाहती हूँ। मैं तरक्की करना चाहती हूँ पापा। बहुत जल्द मैं ये दिखा दूंगी कि एडल्फी से मैं कम नहीं हूँ। ये काम तुम्हारे मतलब का नहीं है। क्यों पापा? वो एकदम वाहियात काम है। जब सारा दिन वॉल्ट में रहना पड़ेगा तो एक ही दिन में ऊब जाओगी। आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं है पापा? मैं बैंक के हर एक काम को सीखने की इच्छुक हूँ। मैं इस काम के लिए खुद को पेश कर रही हूँ। ठीक है, तुम अपनी सीट पर जाओ। मुझे इसके लिए बैंक के सीनियर एजेंट से बात करनी होगी। ओके पापा, कहकर ज्यूडिश अपनी सीट पर आ गई। दोपहर में लंच के लिए भी वो नहीं गई। अपनी सीट पर बैठी सिगरेट फूंकती रही और सोचती रही अपनी लाइफ के बारे में। वो जीवन में केवल 2 चीजों की कामना करती थी, एक तो दौलत की, दूसरे अच्छे पति की।
पति के रूप में यदि उसे किसी को अपनाने की चाह थी तो वो सिर्फ मैक पोलन था। मैक के अलावा वो किसी से भी प्यार नहीं करती थी। मैक पोलन के पास दौलत नहीं थी, फिर भी वो उससे प्यार करती थी और उसकी याद कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाती थी। आज वो हार्डविक की लखपति बेटी बनी थी। पहनने को कीमती कपड़े और खर्च को रोज सैकड़ों डॉलर मिलने के बाद भी यहाँ उसकी जिंदगी में सच्चे सुख की एक घड़ी भी नहीं आई थी। उसे धन दौलत से हासिल सुख सुविधा में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। इस समय बैंक में बैठे हुए भी उसे मैक की याद आ रही थी। मैक के बिना उसकी जिंदगी एक धुंधली तस्वीर की तरह थी। वो मैक के पहलू में आने को बेकरार होने लगी थी। मैक के साथ सप्ताह में 3-4 दिन ऐसे अवश्य आते थे जब वो उसके साथ शारीरिक सुख का आनंद लूटती थी। मैक की याद आते ही उसके बदन में खून जोश मारने लगा और वो सोचने लगी, यदि मैक इस वक्त उसके पास होता तो वो किसी की भी परवाह ना करके उससे लिपट जाती और उसे चूमती रहती और उस वक्त तक लिपटी रहती जब तक कि उसका बदन थक कर चूर चूर ना हो जाता। जेम्स का कैलिफोर्निया के जंगलों में करोड़ों डॉलर महीने का हाथी दांत और शेरों की खाल का ठेका था। वो खुद भी अरबपति था। लंच टाइम के बाद जेम्स अपनी चमचमाती नई कार में बैंक पहुंचा। वहां का हर एक कर्मचारी उसे जानता पहचानता था। कार से निकलते ही दरबानों ने उसे सलाम किया। वही इमारत में आने पर हुआ। वॉल्ट के आगे की ग्रिल पर मौजूद गार्डों ने भी उसे सलाम किया। मामूली सी औपचारिकता के बाद वो वार्ड में पहुंचा। उसे सब लोग इतनी अच्छी तरह से जान गए थे कि औपचारिकता की जरूरत भी महसूस नहीं करते थे। सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर पहुंचकर जेम्स ठिठक पड़ा। उसके चेहरे पर मानो भूचाल आ गया। सीढ़ियों के सिरे पर मौजूद ज्यूडिश अपने स्थान से उठ रही थी। उसने इस ढंग का ब्लाउज पहना हुआ था और अपने को जेम्स के सामने ऐसा पोज कर रही थी जितनी कि वो वास्तव में थी। गोरे गौरे गाल और भरी छातियां। जेम्स की आंखों में चमक आ गई। योर वेलकम मिस्टर जेम्स, ज्यूडिश ने उसका स्वागत करते हुए कहा। तुम मिस, मैं सोलिटोरा हूँ, बैंक की नई कर्मचारी। मिस एडल्फी के ना होने की वजह से मैं उसकी जगह कार्यरत हूँ, वह इठलाकर बोली। मुझे आपके साथ अच्छी तरह पेश आने की खास हिदायत मिली है। रियली, उसने कहा। और यदि ऐसी कोई हिदायत ना मिली होती तो तब भी आपसे मिलने का ढंग यही होता। ऐसा क्यों? कौन लड़की होगी जो आपसे प्रभावित ना हो? आप तो क्लाइव ईस्टवुड की तरह के शानदार व्यक्तित्व के मालिक लगते हैं, वो बोली। जेम्स फूल कर कुप्पा हो गया। ज्यूडिश ने उसकी तारीफ और खूबसूरती के पुल बांध दिए और वो वास्तव में क्लाइव ईस्टवुड की तरह अपने को फिल्म का हीरो समझने लगा। ज्यूडिश ने तरकश का आखिरी तीर छोड़ा। वो सरक कर जेम्स के पास पहुंची। उसने अपनी छातियों के नोकीले शिखर जेम्स के सीने पर टिका दिए। जेम्स की रगों का खून तेजी से दौड़ने लगा। बदन में चींटियां सी रेंगती हुई प्रतीत हुई। तब ज्यूडिश ने उससे अलमारी की चाबी मांगी। जेम्स ने कुछ भी सोचने में वक्त नहीं गवाया। उसने बेहिचक ज्यूडिश को चाबी थाम दी। चाबी लेकर ज्यूडिश ने उसके गले में बाहें डाल दी और छातियों का बेहद दबाव जेम्स के सीने पर किया। जेम्स ने उसकी कमर पर हाथ बांध दिए। ज्यूडिश के हाथ में मोम का एक टुकड़ा पहले से था। उसने चाबी को बीच में लेकर दोनों मोम के टुकड़ों को प्रेस किया और पंजों के बल खड़े होकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया ताकि वो आसानी से उसके होठों को चूम सके। जेम्स ने उसके होठों को चूमा। तब तक ज्यूडिश अपना काम कर चुकी थी। वो उससे अलग हुई, बोली, आइए मिस्टर जेम्स। वो दोनों अलमारियों की ओर बढ़े। जेम्स जानबूझकर उससे एक कदम पीछे पीछे चल रहा था ताकि वो उसके हिलते हुए नितंबों को भरपूर नजरों से देख सके। ज्यूडिश ने दोनों चाबियां लेकर अलमारी खोली। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अलमारी 100 डॉलर की गड्डियों से भरी हुई थी। उसी समय जेम्स का हाथ ज्यूडिश की कमर पर आ गया। ज्यूडिश शांत रही। जेम्स का दायां हाथ उसकी इलास्टिक को पार करके नग्न नितंबों तक पहुंचा। वो कभी उसके दाएं और कभी बाएं नितंब पर हाथ फिराने लगा। फिर खाली जगह के स्टॉप पर उसने उंगली को घुमाकर प्रहार किया। ज्यूडिश चित्कार उठी। जेम्स ने उसकी चित्कार पर घबराकर हाथ खींच लिया। उतनी देर में ज्यूडिश के दोनों हाथ अलमारी से 2 गड्डियां खींच चुके थे। 100 डॉलर की 2 गड्डियां। मिस्टर जेम्स, वो पीठ पर हाथ पहुंचाकर बोली, अलमारी खुल चुकी है, आप अपना काम निपटाइए। वो वहां से हटना चाहती थी कि जेम्स की आवाज ने उसे रोक लिया। जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे 1 मिनट का काम है। ज्यूडिश रुक गई। उसने दोनों गड्डियां अपने कपड़ों में छिपा ली। जेम्स ने 10 गड्डियां निकालकर अपनी जेबों में भरी और पीछे हटा। ज्यूडिश ने दोनों चाबियों से अलमारी बंद की। जेम्स की चाबी जेम्स को दे दी। जेम्स वापसी पर सीढ़ियों की ओर बढ़ा और एकाएक ज्यूडिश की ओर घूमा। सोलिटोरा, माय डार्लिंग, तुम मेरी किसी हरकत से दुखी या नाराज तो नहीं हो?
ज्यूडिश ने उसकी बात पर ध्यान न देकर कहा, आप फिर आइएगा मिस्टर जेम्स, आपका स्वागत है। आप जैसे व्यक्तियों से मिलकर मुझे हार्दिक खुशी होती है। थैंक्स सोलिटोरा डियर। जेम्स ने मुस्कुराकर एक फ्लाइंग किस फेंकी और चला गया। उसकी दो गड्डियां अब सेलिटोरा के हाथों में थी, यानी $20,000 अब सोलिटोरा के अपने थे। वो खुद से बोली, कितनी दौलत भरी पड़ी है लोगों के पास। अगला दृश्य। उसी शाम को ज्यूडिश ने चाबियों का ढांचा मैसनर के पास पहुंचा दिया। मैसनर ने वो ढांचा शेल्टन को दिया और कहा कि 12 घंटे के अंदर वो चाबियां तैयार कर ले। फिर उसने ज्यूडिश को चलता किया और कहा कि वो बहुत जल्द उसे फोन करेगा। ज्यूडिश चली गई। संध्या बीत रही थी। हार्डविक बैंक से निकलकर सीधा मेरिया के पास पहुंचा। मेरिया बाथरूम में थी। नौकर ने उसे ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठाया। उसने एक पत्रिका उठाई और उसके पेज उलटने लगा। जब मैगजीन में उसका मन नहीं लगा तो उसने मैगजीन एक तरफ रख दी और ड्राइंग रूम में नजरें दौड़ाने लगा। मेरिया के बूढ़े पिता की एक बड़ी फोटो सामने दीवार पर लगी हुई थी। हार्दिक को बूढ़े से घृणा थी। यह आदमी सदा से ही दौलत का लालची रहा था। 70 साल की उम्र में भी वो रात दिन दौलत कमाने के चक्कर में लगा रहता था। मेरिया उसकी दूसरी पत्नी की संतान थी। पहली पत्नी से कोई संतान ना हुई थी। फिर वह गरीब बाप की बेटी थी, इसीलिए शादी के 10 साल बाद उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। फिर उसने एक दौलतमंद लड़की से शादी की। उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन बाप की छोड़ी दौलत बहुत थी। ना जाने कैसे वो इसके चक्कर में आ गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 साल बाद उसने अपने गर्भ से मेरिया को जन्म दिया। फिर एक दिन वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। उसकी सारी दौलत का मालिक अब मेरिया का पिता एडगर हूबर था। कुछ व्यक्तियों का कहना था कि दौलत के लालची एडगर हूबर ने खुद अपनी पत्नी को मरवाया था, मगर जो असलियत थी उससे सभी अनजान थे। मेरिया को भी अपने पिता से कोई मोह नहीं था। हार्डविक सिगार सुलगाने की बात सोच ही रहा था कि दरवाजा खोलकर मेरिया भीतर आ गई। दोनों में हलों का आदान प्रदान हुआ। मेरिया के गीले बाल इधर उधर कंधों पर छितरा रहे थे। उसके सुनहरे बाल घने और घुंघराले थे। उसने नायलॉन का खुले बाजू वाला कुर्ता पहना हुआ था। उसके कुर्ते का सीना फूला हुआ था। वो एक स्त्री का उभरा हुआ जोबन था। जवानी का जलाल था। कमर से नीचे जापानी तर्ज का दिल आवेज गरारा था, जो हिंदुस्तानी पेटीकोट से मेल खाता था। वो जापानी गरारा उसकी गदराई टांगों और जांघों की सुडौलता को प्रकट कर रहा था। मेरिया पास आई। हार्डविक उसके लिए अपनी जगह से उठा। उसने मेरिया को बाहों में लेकर उसके भरे भरे होठों को चूम लिया। मेरिया अपना दायां बाजू उसकी पीठ के पीछे ले गई और प्रत्युत्तर में उसने हार्डविक को चूम लिया। फिर वो पास पास बैठ गए। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? हार्डविक ने सिगार निकालते हुए पूछा। कहीं गए होंगे दौलत के चक्कर में, मेरिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। हार्डविक ने सिगार सुलगाया और कहा, आज ग्रीन वैली क्लब में पार्कर अपनी शादी की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर शानदार पार्टी दे रहा है। सच? हाँ। क्या सोलिटोरा भी जाएगी? नहीं। जहां तुम और मैं, वहां सोलिटोरा का क्या काम? हार्डविक का लहजा बड़ा रोमांटिक था। आज तो बड़ी मजेदार बातें कर रहे हो डियर हार्डविक, मेरिया बोली। हार्डविक हंस पड़ा। आज की पार्टी मजेदार होगी। कैसे जाना? मार्कर का असिस्टेंट बता रहा था। पार्टी की सबसे आकर्षक चीज तो यह है कि उसमें कोई भी स्त्री पुरुष अकेला नहीं जा सकता। मतलब कि स्त्री के साथ पुरुष या पुरुष के साथ स्त्री अवश्य होनी चाहिए। कमाल की पार्टी है, सुनती रहो, वो बोला। नाच होगा वहां। उसके बाद 20 मिनट के लिए क्लब की सब बत्तियां बंद हो जाएंगी। अंधेरे में सब औरतों और मर्दों को बिखर जाना होगा। जो जिसके हाथ लगे उसे थामो और 20 मिनट के लिए मजे करो। तब तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्यों? अंधेरे में बिखरने के बाद मुझे कोई और ले गया तो कैसे पता चलेगा? इसके बारे में मैंने सोच लिया है। क्या? अंधेरे में हम दोनों एक दूसरे से अकेले होंगे ही नहीं, हार्डविक ने कहा। हाँ, ये बात हो सकती है। कब चलना है? 9 बजे। ठीक है। या तो 9 बजे तक यहीं रहो या जब जाओ मुझे लेते जाना। अच्छा, फिलहाल मैं चलूंगा। वो मेरिया के पास से चल दिया। अगला दृश्य। मैसनर चौंक कर खड़ा हो गया। आप? उसके मुख से निकला। उसके सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसके सिर पर फेल्ट थी, जो माथे पर बहुत आगे तक झुकी हुई थी, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ में एक बेत था तथा उसके शरीर पर ओवरकोट था। मैसनर, वो बोला।
यस यस बॉस, मैस्नर ने जल्दी से कहा। क्या रिपोर्ट है? मैस्नर रिकॉर्ड की भांति शुरू हो गया। आखिर में उसने कहा, चाबी सुबह शेल्टन से मिल जाएगी, लेकिन अलमारी से रकमें निकालकर वार्ड से बाहर कैसे निकला जाएगा? जूडिश कहती है जरा सा संदेह होने पर भी उसकी तलाशी हो सकती है। वार्ड से रकम आसानी से बाहर आ जाएगी और इस काम को शेल्टन बड़ी आसानी से कर सकता है। किस तरह बॉस? मैस्नर ने उत्सुकतावश पूछा। कल सुबह ही शेल्टन बैंक जाएगा। वो एक अलमारी किराए पर लेगा। जूडिश दूसरी अलमारियों की रकम उस अलमारी में रखती रहेगी और शेल्टन रोजाना जाएगा और अपनी अलमारी से रकम निकालता रहेगा। जब सारी अलमारियां खाली हो जाएंगी तो एक दिन हार्डविक को ठिकाने लगा दिया जाएगा और उसकी सारी दौलत की मालिक जूडिश हो जाएगी। उसका लाखों डॉलर का बीमा भी जूडिश को मिल जाएगा और फिर जूडिश को ब्लैकमेल करके उससे रकम ऐंठना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं समझ गया बॉस, मैस्नर ने खुश होकर कहा। अपनी स्कीम शेल्टन और जूडिश को मत बता देना। यस सर, मैस्नर ने कहा। वो आदमी वापसी में घूमा। मैस्नर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। उसके जाने के बाद मैस्नर थोड़ी देर तक उस दरवाजे को देखता रहा जिससे होकर आने वाला गया था। फिर वो घूमा और फोन तक गया। उसने फोन उठाया। थोड़ी देर बाद वो शेल्टन से बात कर रहा था। उसके बाद उसने जूडिश से भी बात की। इस काम से वो निपटा ही था कि तभी रीमा आ गई। ना जाने क्यों मैस्नर ने उस दिन रीमा की आंखों में वो चमक ना देखी जो सदैव दिखती थी। उसके चेहरे पर अजीब तरह की गंभीरता छाई हुई थी। क्या बात है रीमा? मैस्नर ने उससे पूछा। तुम किसी हद तक उदास दिखाई दे रही हो। कई दिन से ह्यूर का पता नहीं, रीमा ने कहा और उसके बराबर बैठ गई। ह्यूर? क्यों, कहाँ गया वो? मैस्नर ने बनावटी आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा। पता नहीं, जिस दिन वो तुम्हारे फोन के बाद कहीं रकम लेने गया था तभी से उसका कुछ पता नहीं। मैंने उसे बहुत तलाश किया। क्यों? मैस्नर ने उसे घूरा। तुमने उसे क्यों तलाश किया? वो मेरा पति है। मगर तुम तो उससे परेशान थी, उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। कहते कहते मैस्नर ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। रीमा ने उदास नजरों से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। झूठ तो नहीं बोलोगे? मैस्नर ने उसे हैरानी से देखा। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगा? हाँ, कहो, क्या कहना चाहती हो? क्या ये सच नहीं है कि ह्यूर को तुमने खत्म करा दिया है? तुम पागल तो नहीं हो? दूसरी ओर अपना चेहरा घुमाता हुआ मैस्नर बोला। मैं भला ऐसा क्यों करने लगा? मुझे क्या पड़ी है जो? नहीं, रीमा ने उसकी बात काट कर कहा। तुम सच सच बताओ। मुझे यही लगता है कि मुझे प्राप्त करने की लालसा में तुमने ह्यूर का पत्ता सदा के लिए काट दिया। ये गलत है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। क्यों? तुम कई बार मेरे सामने ऐसे बातें नहीं करते रहे थे। तुमने मुझसे कहा था। वो महज गुस्से में मुंह से निकली फालतू बातें थी। हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं था। मैं नहीं मान सकती। तुम अपना दिमाग खराब मत करो। मैस्नर ने उसे खींचकर अपने से चिपका लिया, फिर होंठ उसके होठों से जोड़ दिए। रीमा का शरीर थरथरा उठा। उसके शरीर में वासना का ताप बेसाख्ता बढ़ने लगा था, मगर शायद उस समय उसका इरादा कुछ दूसरा था। वह एक झटके से पीछे हटी। नहीं मैस्नर, नहीं, उसने कांपते स्वर में कहा। आज मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मुझे ह्यूर के विषय में पता लगाना है। मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक तुम्हारे दिल में उस बदमाश के प्रति इतनी दया या प्यार क्यों उमड़ आया। तुम खुद उसके विषय में कोई अच्छा विचार नहीं रखती थी। यकीन करो, वो इस योग्य नहीं था जो तुम उससे प्यार करती। था? उसने चौंक कर मैस्नर को देखा। उसी समय मैस्नर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से कहा, मेरा मतलब यह है कि वो इस योग्य नहीं कि तुम उसके साथ अपनी जवानी को खराब करो। मेरे विचार से वो उस समय तक तुम्हें दिखाई नहीं देगा जब तक कि $500 में से एक एक पैनी भी खर्च नहीं हो जाती। मैं नहीं मान सकती। अचानक रीमा अपने स्थान से तड़प कर खड़ी हो गई। क्या नहीं मान सकती? यही कि तुमने ह्यूर की हत्या कर दी है। फिर वो जैसे सोते सोते जाग गई। तुमने $500 के लिए ह्यूर को एंडी के पास भेजा था। वही एंडी जो बेकरी चलाता है। ओ गॉड, यकीनन उसी के द्वारा तुमने ह्यूर का काम तमाम करा दिया। एंडी के लिए यह बड़ा सरल काम है। उसने ह्यूर को बिस्किटों की भट्टी में झोंक दिया होगा। इधर रीमा बड़बड़ाई जा रही थी और उधर मैस्नर अपने स्थान पर एकदम सतर्क हो गया था। आखिरकार रीमा मामले की जड़ तक पहुंच ही गई थी, जो कम से कम मैस्नर के लिए बड़ा खतरनाक था।
बात भी सही थी। रीमा कांपते स्वर में कह रही थी, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मैं आज ही पुलिस चीफ से मिलकर अपने पति के गुम होने की सूचना दूंगी। मैं एंडी का नाम लूंगी। यदि राख की जांच की जाएगी तो आज भी पता चल सकता है कि कोयले की राख में एक इंसान की राख भी मिली हुई है। रीमा, मैसनर हंस पड़ा। मेरे विचार से तुम आजकल सस्पेंस की पुस्तकें बहुत पढ़ने लगी हो, तभी तो ऐसे उल्टे सीधे शक तुम्हारे मस्तिष्क में पलने लगे हैं। छोड़ो इन बातों को, चलो हम प्यार करें। नहीं। मगर आगे की बात वो पूरी ना कर सकी, क्योंकि उसी समय मैसनर ने उसकी गर्दन को पूरी शक्ति के साथ दबोच लिया था। रीमा तड़पी। उसने पूरा जोर लगाकर अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने का प्रयास किया, मगर वो सफल ना हो सकी। मैसनर की उंगलियां उसकी गर्दन में पैवस्त होकर रह गई थी, और फिर देखते ही देखते रीमा का शरीर ढीला पड़ने लगा। अगला दृश्य। मारकर शहर का बहुत बड़ा दौलतमंद था। उसका हर जगह दबदबा था। नेशनल बैंक में उसके कई बड़े बड़े खाते थे। अपने धंधे के लिए वह हर साल बैंक से करोड़ों डॉलर का लोन लिया करता था। बैंक का हर कर्मचारी उसको इज्जत की निगाह से देखता था। क्योंकि वो बड़ा आदमी था, इसीलिए हार्डविक भी उसे बड़ी इज्जत की नजरों से देखता था। उस समय 8:15 बज रहे थे जब वो मेरिया के यहाँ जाने के लिए अपनी कार में बैठा। पापा, उसी समय जूडिश पास आकर बोली। यस माय डार्लिंग, हार्डविक ने कहा। आप मार्कर की पार्टी में जा रहे हैं ना? हाँ। क्यों? मैं भी वहां जाऊंगी। लेकिन तुम अकेली कैसे जा सकती हो? आप भी तो अकेले जा रहे हैं। हार्डविक को मानो सांप सूंघ गया। जूडिश हंसी। मैं जानती हूँ पापा, आप मेरिया के साथ जाएंगे। तो तुम मेरिया के बारे में कैसे जानती हो? वो फिर खिलखिलाई। मैं सब जानती हूँ पापा। आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी मुझे घर में अकेलापन अच्छा नहीं लगता। हार्डविक खिल उठा। तुम सही कह रही हो डियर डॉटर। यस पापा, मैं उसे जल्द माँ के रूप में देखना चाहती हूँ। हार्डविक इतना खुश हुआ कि उसने कार में से निकलकर जूडिश के गाल पर प्यार कर लिया। पापा, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ क्लब जाना चाहती हूँ। तुम्हारा दोस्त भी है? हार्डविक मुस्कुराया। तुमने पहले तो कभी उसके बारे में जिक्र नहीं किया। कभी अवसर ही नहीं मिल पाया, वो बोली। आपको एक वादा करना होगा कि पार्टी में आप मुझे पहचानोगे नहीं। प्रॉमिस, नहीं पहचानूंगा। थैंक्स पापा, आप जाइए, मेरी आपकी प्रतीक्षा में होगी। हार्डविक कार में बैठा और उसने कार आगे बढ़ा दी। वो सीधा मेरिया के पास पहुंचा। मेरिया उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे देखकर हार्डविक हैरान हो गया। उसने अजीब तरह का लिबास पहन रखा था। उसे लिबास नहीं कहा जा सकता था, बल्कि उसे उपवस्त्र कहना उचित था। वो कागज की चाइनीज लालटेन जैसा लिबास था। उसका गला बहुत नीचे तक खुला हुआ था। उसके सीने का ऊपर का उभरा हुआ भाग काफी साफ नजर आ रहा था। जहां से छातियों की असल गोलाई शुरू होती थी, वहां से लिबास एक तिकोने की तरह कटा हुआ था। छातियों के निचले भाग से वो लिबास पीठ की ओर मुड़ जाता था, जिसके कारण पेट बिल्कुल नंगा रह जाता था। पेट को नंगा छोड़कर वो कूलों पर मुड़ जाता था, मगर इस नफासत के साथ कि कूलों की ऊपरी कमान काफी दूर तक नंगी रहती थी। असल कूलों पर लिबास गोलाई में कटा था, जिसमें से मेरिया का गोरा बदन झांक रहा था। तिकोने के नीचे लिबास मेरिया के बदन के साथ बुरी तरह सट गया था, और वहां से एक ऐसी शक्ल बन गई थी कि उसे देखकर हार्डविक की सांस फूल गई। उसकी जांघें और पिंडलियां एकदम नंगी थी। उसने ताज्जुब से पूछा, मेरिया, तुम मेरे साथ इस लिबास में चलोगी? मेरिया मुस्कुराई। क्यों, घबरा गए? अगर अभी से घबरा गए हो तो वहां 20 मिनट के अंधेरे में क्या होगा? फिर उसने इठलाकर कहा, डियर हार्डविक, मैं तुम्हारे साथ इस लिबास में नहीं चलूंगी। इसके ऊपर मैं एक लिबास और पहनूंगी। ये तो 20 मिनट का लिबास है। तो फिर दोहरा लिबास किस लिए? जानना चाहते हो? तो देखो। वो अपना हाथ पीठ के पीछे ले गई। लिबास उड़ान के समय तैयार एक पक्षी के परों की तरह खुल गया। उसने दोबारा डोरी खींची, तो फिर वो वैसे का वैसा बंद हो गया। हार्डविक हैरान रह गया। फिर उसी के सामने मेरिया ने जामनी रंग की एक मैक्सी पहनी और बोली, चलो हार्डविक। दोनों कार में बैठकर चल दिए। रास्ते में हार्डविक ने जूडिश की बातें उसके सामने बयान की तो उन बातों को सुनकर वो प्रभावित हुई। वो ग्रीन वैली क्लब में पहुंचे। सारा हाल एक परिस्तान सा दिखाई दे रहा था। हर आयु की औरतें वहां उपस्थित थीं, जिनमें नौजवान लड़कों की संख्या ही अधिक थी। रंग बिरंगे लिबास, मनोहारी सौंदर्य। हार्डविक और मेरिया ने सर्वप्रथम पार्कर और उसकी पत्नी को शुभकामनाएं अर्पण की।
फिर वो दोनों ज्यूडिश की तलाश में नजरें घुमाने लगे, मगर ज्यूडिश नजर नहीं आई। शराब का दौर चल रहा था। फिर घंटी बजी और नाच शुरू हो गया। हार्डविक और मेरिया एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नाचने लगे। तो फिर कब शादी कर रहे हो? मेरिया नाचते हुए बोली। अगर सोलिटोरा को एतराज ना हो तो मैं तो कल ही कर सकता हूँ, हार्डविक ने कहा। सच कह रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? ओ माय डार्लिंग हार्डविक, उसने उसके मुंह को चूम लिया। दोनों नाचते समय विस्की लेते जा रहे थे। मेरिया, कहो प्रिय, हम 20 मिनट में क्या कर सकते हैं? मैं समझती हूँ कुछ करने में इतना समय कम नहीं होता। हम बातों में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और फिर बहुत कुछ कर सकेंगे। हार्डविक को उसकी बात सुनकर रोमांच सा हो गया। उसने मेरिया को जोर से अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद डांस प्रोग्राम समाप्त हो गया। सबने अपनी अपनी जगह संभाल ली, क्योंकि सभी जानते थे कि अब अंधेरा होने वाला है। सभी अपने अंदर एक उत्तेजना सी महसूस कर रहे थे। हार्डविक और मेरिया पास पास खड़े थे। अचानक बेल बजी और अंधेरा हो गया। सब अंधेरे में बिखर गए और जो जिसके हाथ लगा या लगी, 20 मिनट के लिए उसे अपना पार्टनर बना लिया। हार्डविक ने मेरिया को नहीं छोड़ा। वो उसकी मैक्सी की चैन की ओर हाथ बढ़ा ही रहा था कि कोई बड़ी तेजी से उनसे आकर टकराया। उसका सिर मेरिया के सिर से टकराया। उसके मुंह से हाय एक हल्की सी कराह निकली, जो अंधेरे में होने वाले शोर शराबे में हार्डविक ने साफ नहीं सुनी, मगर मेरिया उसके हाथों से अवश्य निकल गई। दूसरे ही क्षण उसने उसे पकड़ भी लिया। वो कुछ बोलना चाहती थी कि हार्डविक हल्के से फुसफुसाया, बातें मत करो। वो चुप हो गई। उसके बदन से कपड़े उतरने लगे। उन्हें इतनी जल्दी थी कि 20 मिनट से भी कम समय में उन्होंने सहवास कर लिया। ठीक 18 मिनट के बाद बेल बजी। ये इस बात का संकेत था कि सब अपने को सही कर लें, क्योंकि शीघ्र रोशनी होने वाली है। सब ने अस्त व्यस्त कपड़ों को सही किया। जैसे ही 20 मिनट पूरे हुए, बत्ती जल गई। अब जो हार्डविक ने अपने साथी पार्टनर को देखा, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्षण भर के लिए सारी दुनिया उसकी आंखों के आगे घूम गई। बड़ी मुश्किल से वह अपने को संयत कर पाया। यही हालत उसकी साथी लड़की की भी थी। वो हार्डविक की तरफ निगाह भी नहीं उठा पा रही थी। वो ज्यूडिश उर्फ सोलिटोरा थी।